Ethics with S. Ansari remains the best ever choice. Do you know that ethics paper is the only paper in general studies that pays more with less efforts? One can easily secure 130 to 140 marks. Lukman IAS is a well-established name since 2014 for ethics paper. We offer 3 types of courses: Ethics Foundation course, Ethics Case Studies, and Ethics Test Series. Since 2015, Lukman IAS students have maintained the records of securing the highest marks in this paper. So, why to wait? Contact us today for more information. हेलो, मेरा नाम अर्पित गुप्ता है। मैंने सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन 2021 में 54वीं रैंक हासिल की है। मैं यहाँ पे आपको अपनी प्रीलिम्स स्ट्रेटजी के बारे में बताना चाहता हूँ। तो मेरी जो है ये जर्नी लगभग 2.5 सालों की रही है। उसमें मैंने इस परीक्षा में 2 अटेम्प्ट्स दिए हैं और 2 प्रीलिम्स दिए हैं। तो मैंने दोनों बारी जो है प्रीलिम्स को क्लियर किया है और इसलिए मुझे लगता है कि जो प्रीलिम्स की मेरी स्ट्रैटेजी होने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी बाकी बच्चों को। तो प्रीलिम्स में मेनली जो है सिलेबस के, क्योंकि प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो बहुत ही छोटे में लिखा गया है, बहुत ही स्मॉल सिलेबस है हमारा। तो हमको समझ में नहीं आता एग्जैक्टली कि सिलेबस को डिकोड कैसे करना है। तो सबसे पहले तो जब हम प्रिपरेशन की स्टार्टिंग कर रहे होते हैं प्रीलिम्स की, तो उससे पहले हम क्योंकि मेंस का सिलेबस कवर कर चुके होते हैं तो हमको ये आइडिया होता है कि मेंस का सिलेबस क्या है। तो इसलिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो फोकस करनी होती है वो ये करनी होती है कि कौन सी चीज़ जो हमने मेंस में पढ़ी है वो प्रीलिम्स में काम आएगी और कौन सी चीज़ नहीं आएगी। तो इस सिलेबस को डिकोड करने के लिए हमें नियरली जो है 15 to 20 डेज़ लगते हैं। बट हमको लगता है कहीं ना कहीं कि जो पढ़ना है वो ज़्यादा ज़रूरी है और सिलेबस को समझना कम ज़रूरी है। इसलिए हम पहले जो है सिलेबस उठा करके कोई बुक उठा करके पढ़ने लगते हैं। तो सबसे पहले तो हमें स्ट्रेटेजाइज़ करना चाहिए कि क्या एग्जैक्टली पढ़ना है। तो ऑलरेडी जो बुक लिस्ट है वो बहुत क्लियर है कि पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत पढ़ना है या फिर हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़नी है या फिर जो भी है इकोनॉमिक्स के लिए काफ़ी सारे लोग श्रीराम IAS के नोट्स पढ़ते हैं या काफ़ी सारे लोग मृणाल सर के नोट्स पढ़ते हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजी है कि एग्जैक्टली उस नोट्स में से कितना पढ़ना है और प्रीलिम्स में कितना पढ़ना है, ये अब हम डिस्कस करेंगे। तो प्रीलिम्स के पोर्शन में हमें ये कोशिश करनी है कि हम वो पोर्शन कवर करें जो UPSC कंटिन्यूसली पूछ रहा है। इसके लिए जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। हमें उससे ये समझ में आता है कि किसी भी टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। तो मेरा जो अप्रोच रहा है प्रीलिम्स को लेकर के वो काफ़ी सिंपल रहा है। मैं कोई एक बुक पहले पिक करता था और उस पूरी बुक को पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा करके ये देखने की कोशिश करता था कि जो भी टॉपिक्स मैंने पढ़े हैं उन टॉपिक्स से एग्जैक्टली किस तरह के क्वेश्चंस बने हैं। क्योंकि जिस भी टॉपिक से पहले जिस तरह के क्वेश्चंस बने हैं बाकी टॉपिक्स से उसी तरह के क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई रहती है। उसके बाद जब मैंने सेकंड रीडिंग की है बुक की तो मैंने कोशिश किया है कि जो पहली रीडिंग में मुझे समझ में आया और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे मैंने समझा है फ्रेम ऑफ माइंड ऑफ द UPSC पेपर सेटर, वो मैं हाईलाइट करते चलूँ। तो जो मैंने सेकेंड बार बुक पढ़ी तो मैं हाईलाइट करने की कोशिश की मैंने कि क्या एग्जैक्टली जो है UPSC पूछ सकता है एग्ज़ाम में। उससे क्या होता है कि हम हर रैंडम लाइन को हाईलाइट नहीं कर रहे होते हैं। हमको ये समझ में आता है कि हमें कौन सी लाइन हाईलाइट करनी है, कौन सी चीज़ एग्ज़ाम में रेलेवेंट है, कौन सी चीज़ रेलेवेंट नहीं है। फिर दूसरी चीज़ ये आती है कि सिर्फ बुक पढ़ने से तो सिलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, करंट अफेयर्स का एक बहुत बड़ा रोल रहता है या फिर एग्ज़ाम डे पे बहुत बड़ा रोल रहता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि करंट अफेयर्स का जो रोल है इस एग्ज़ाम में वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन इस एग्ज़ाम में अभी भी उतना ज़्यादा नहीं है। तो जो मेरा सबसे बड़ा एम्फेसिस रहा है वो ये है कि मैं करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देता था। मैंने अपने करंट अफेयर्स के टाइम को सेव करके स्टैटिक पोर्शन को और ज़्यादा रिवाइज़ करने की कोशिश की है। करंट अफेयर्स के लिए आजकल हम दिन में डेली 2 से 3 घंटे दे देते हैं और इसकी वजह से हम बाकी पोर्शन को रिवाइज़ नहीं कर पाते हैं। तो एग्ज़ाम में एक तो हम जो स्टैटिक के क्वेश्चंस है वो भी बेसिक क्वेश्चंस गलत करके आते हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रिवीजन। और अगेन करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस तो हमसे वैसे भी नहीं होने हैं क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम किसी न किसी कोचिंग की मैगजीन से पढ़ रहे होते हैं जिनसे क्वेश्चंस जनरली नहीं आते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर एटलीस्ट 1 आवर पढ़ने की ज़रूरत है और न्यूज़पेपर में जो इश्यूज़ न्यूज़ में चल रहे हैं उन इश्यूज़ को आप कहीं पे भी 1 वर्ड्स या 2 वर्ड्स में जो भी आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर न्यूज़ में चल रहा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट तो आपको उससे रिलेटेड पूरी घटना जानने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली 1 वर्ड या 2 वर्ड में लिख सकते हैं WPA किसी भी जगह पे अपनी कॉपी में या फिर एक ऑनलाइन किसी सोर्स पे।
उसके बाद जब भी आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन शुरू करेंगे, जब भी आप 3-4 महीने पहले प्रीलिम्स के, जब प्रीलिम्स के लिए आप पूरी तरह से पढ़ना शुरू करेंगे, तो सबसे पहले आपको उन सारे टॉपिक्स को खोजना है कि इस टॉपिक को मैंने लिखा था, ये पिछले 1 साल में कभी ना कभी न्यूज़ में था, तो एग्जैक्टली क्या हुआ था, उसको आपको रिवाइज़ करना है, उसको आपको अच्छे सोर्सेज से पढ़ना है। कोशिश करिए कि एक बार एक्ट खोल लीजिए, जो भी बेयर एक्ट है, जो भी एग्जैक्ट पीडीएफ है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपलोड की है, उसको एक बार देख लीजिए। पूरा पीडीएफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट पहले 1-2 पन्ने देख लीजिए कि क्या है उसमें। तो करंट के अफेयर्स की जो ये स्ट्रैटेजी है, इससे क्या होगा कि अभी जो यूपीएससी क्वेश्चंस बना रहा है वो बहुत अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। जैसे कि जब 2021 में मैंने प्रीलिम्स दिया था तो क्वेश्चंस जुडिशियल कस्टडी या फिर पैरोल पे आए थे। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आपको उसी अंडरस्टैंडिंग से ही मिल सकते हैं, अदरवाइज़ आप उस चीज़ को कहीं ना कहीं स्किप करेंगे, क्योंकि कोचिंग जो भी कोचिंग की मैगजीन्स हैं वो कवर नहीं करती हैं। फिर अगली चीज़ ये आती है कि हम टेस्ट सीरीज जो भी है प्रीलिम्स की, वो कौन सी दें, क्यों दें, कितनी दें, और कितनी देनी भी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रीलिम्स की जो कोचिंग के टेस्ट सीरीज़ हैं वो आपको ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे कोचिंग्स की जो पीडीएफ्स हैं वो मार्केट में आ जाती हैं। इनफैक्ट अगर आपको लगता है कि प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज़ ज़रूरी है तो आप पिछले सालों की टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हैं, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन कभी चेंज नहीं होता है और करंट अफेयर्स यूपीएससी 4 साल 5 साल पुराने ही पूछ रहा है। तो अगर आप पुराने पेपर लगाते हैं, देयर इज़ अ हाई चांस कि वो क्वेश्चन एग्जाम में अपीयर हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि हमें पेपर्स कितने लगाने हैं, तो कोशिश करिए कि पेपर्स के जो नंबर हैं वो 30 से 40 के बीच में रहें। 50 क्रॉस तो नहीं करने चाहिए, बिकॉज लोग 70-80 पेपर्स लगाते हैं फिर वो रिवाइज़ नहीं करते हैं। अगेन, जब आप पेपर्स रिवाइज कर रहे हो टेस्ट सीरीज़ के, तो आपको कोशिश करनी है कि जो भी चीज़ आपने गलत की है उसको एक जगह पे कॉपी में नोट करना है, एक लाइन में, कि मैंने क्या गलतियाँ की थी। वो जो गलती आपने नोट की है उसको आपको एग्ज़ाम के लास्ट वीक में बहुत बार रिवाइज़ करना है। जब आप उसको लास्ट वीक में बहुत बार रिवाइज़ करते हैं तो एग्ज़ाम में गलती रिपीट होने की मिनिमम चांसेस हो जाते हैं। और ये जो एग्ज़ाम का प्रोसेस है, एटलीस्ट एट द प्रीलिम्स लेवल, द एग्ज़ाम का प्रोसेस जो ये है वो ये है कि मिनिमाइज़ करना है हमें अपनी मिस्टेक्स को। मैंने जो भी गलतियाँ की हैं टेस्ट सीरीज़ में, या जो भी मैंने सोचा कि प्रीलिम्स के पेपर में कि ये चीज़ सोच करके मैं गेस मारता हूँ और देखता हूँ सही होता है कि नहीं, तो अगर कुछ डायरेक्शन में सोचने पे मेरा वो गेस वर्क गलत होता था तो आई वुड राइट इट इन द कॉपी कि ये चीज़ मैंने सोची, ये मेरा अप्रोच रहा और ये चीज़ फिर मैंने गलत की है। मैं जब उसको रिवाइज़ करके एग्जाम में गया था तो देवर न्यूमरस क्वेश्चंस जहाँ पे मैं टेम्प्ट हो रहा था कि वही गलती रिपीट करूँ, पर क्योंकि मुझे ऑलरेडी मालूम था कि यार ये गलती मैंने ऑलरेडी की है टेस्ट सीरीज में, तो वो चीज़ें मैंने रिपीट नहीं की हैं। फिर भी ऐसा होगा कि आप 50 गलतियाँ अगर टेस्ट सीरीज़ में किए होंगे तो दो चार ज़रूर रिपीट हो जाएंगी, बट आप एटलीस्ट जो है अपनी 45-46 गलतियों को कम कर सकते हैं, और उतनी एनफ है प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए। फिर आती है बात प्रीलिम्स के एग्ज़ाम डे पे क्या करना है। तो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम डे के एक दिन पहले तो यार जनरली नींद नहीं आती है, तो रात भर क्या होता है कि हम सोचते रहते हैं पेपर किस टाइप का आएगा, होगा या नहीं होगा। सब कुछ पढ़ने के बाद भी लगता है कि प्रीलिम्स जो है एक इनकम्प्लीट सिलेबस है। तो मुझे भी जो है नींद नहीं आती थी रात को प्रीलिम्स के एक दिन पहले। तो ये परफेक्टली फ़ाइन है अगर आप रात में नहीं सो पा रहे हैं। अगर आप सो पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मतलब उससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती है। लेकिन अगर आप प्रीलिम्स के एक दिन पहले रात में नहीं सो पा रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। आप अगर रात भर जग भी रहे हैं तो आपको लेटे रहना है, कुछ पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है, पढ़ा हुआ ज़्यादा दिमाग में रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डर रहे हैं तो सिंपली आपको ये सोचना है कि जो भी लोग प्रीलिम्स लिख रहे हैं, शायद 5 लाख 10 लाख जो भी लोग लिख रहे हैं, वो सारे के सारे लोग डर रहे हैं। जब आप सुबह उस दिन उठते हो प्रीलिम्स के दिन, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि दिस एग्ज़ाम इज़ समथिंग विच आई विल क्लियर फॉर श्योर। ये आपके अंदर मोटिवेशन ज़रूर होनी चाहिए। दूसरी चीज़ एक थिंकिंग होनी चाहिए कि यार अब मुझे आगे मेंस भी देखना है। जब ये आप सोचते हो कि मुझे आगे मेंस का एग्ज़ाम भी देना है और मुझे मेंस भी टैकल करना है, तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है प्रीलिम्स को लेकर के। उस दिन प्रीलिम्स की एग्ज़ाम के दिन सुबह की बात मैं बता रहा हूँ। तो फिर प्रीलिम्स के दिन जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो सबसे पहली चीज़, जब आप पेपर देखते हो तो आपको बहुत सारे बाउंसर्स दिखेंगे, क्योंकि पेपर में किसी को 40-45 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आते हैं। तो हमें ये लगता है कि यार दिस इज़ अ बाउंसर, अब तो ये नहीं होगा, प्रीलिम्स मेरे से नहीं हो रहा है। उसके बाद हम रैंडमली तुक्के मारने लगते हैं और रैंडमली हम जो है अपने अटेम्प्ट्स बढ़ाने लगते हैं, क्योंकि हमको लगता है क्या पता ये सही हो जाए। ये बिल्कुल नहीं करना है। आपको कोशिश करनी है कि लॉजिक बेस्ड जो भी आपके गेसेस हों वही मारिए। रैंडम एलिमिनेशन टेक्निक्स जो मार्केट में चल रही होती हैं कि लगातार 3 आंसर ए नहीं हो सकते, या फिर अगर कोई इंस्टीट्यूट का नाम दिया है तो वो गलत ही होगा, या फिर ईयर दिया है तो गलत होगा, या फिर डेटा गलत ही बताता है यूपीएससी। ये जो परसेप्शन है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लॉड है, और आप शायद 2022 के अटेम्प्ट में आपने देखा भी होगा कि इन एलिमिनेशन टेक्निक्स को ऑलरेडी यूपीएससी एलिमिनेट कर चुकी है। तो इनको ध्यान में रखते हुए आपको प्रीलिम्स के पेपर में जब भी टफ क्वेश्चन मिले तो सबसे पहला थॉट आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि ये क्वेश्चन टफ है।
थॉट ये आना चाहिए कि मेरे साथ बैठे हुए पूरे इंडिया में 5, 5.5, 6 लाख जो भी हैं वो सबके सब ये क्वेश्चन को देख करके यही सोच रहे होंगे। ये जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेकर के आता है वो आपको प्रीलिम्स के पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। Ethics with S. Ansari remains the best ever choice. Do you know that ethics paper is the only paper in general studies that pays more with less efforts? One can easily secure 130 to 140 marks. Lukman IAS is a well-established name since 2014 for ethics paper. We offer 3 types of courses: Ethics Foundation course, Ethics Case Studies, and Ethics Test Series. Since 2015, Lukman IAS students have maintained the records of securing the highest marks in this paper. So, why to wait? Contact us today for more information. प्रीलिम्स का पेपर जब हम दे के निकलते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो ये भी है कि जो बबल आप कर रहे होते हैं वो कोशिश करिए साथ साथ में करिए, लास्ट के लिए मत रखिए, क्योंकि काफ़ी लोग पेपर जो है टाइमली कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, फिर बबल्स छोड़ के आ जाते हैं। जब आप पेपर दे के प्रीलिम्स का निकलते हैं तो बीच में 2, 2.5, 3 घंटे का गैप होता है, तो उस बीच में काफ़ी सारे लोग जो है आंसर की मिलाने लगते हैं, कुछ लोग दोस्तों के साथ घूमने चले जाते हैं, कुछ लोग रेस्ट करते हैं, कुछ लोग सीसैट का पढ़ने लगते हैं। तो मेरे लिए मुझे लगता है कि जो ऐसे लोग हैं जो सीसैट में बहुत कॉन्फिडेंट हैं, कोई इशू नहीं उन्हें फील होता है सीसैट में, उनको रेस्ट करना चाहिए। और जिनको लगता है कि सीसैट उनके लिए ज़रूरी है और कहीं ना कहीं उनके लिए टफ रहा है, उनको सीसैट का रिवीजन करना चाहिए। ट्राई करिए कि आंसर की से मैच मत करिए, ट्राई करिए कि दोस्तों के साथ घूमने मत जाइए और जो है अपने माइंड को बहुत ज़्यादा डाइवर्ट करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि सीसैट का जो पेपर है वो अभी लास्ट के 1 और 2, 3 ईयर्स में काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया है। तो आपको सीसैट के पेपर में काम माइंड से कोशिश करनी है कि नींद ना आए, इसलिए 10-15 मिनट्स का नैप ले करके एक जो है पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कि आपका पहला पेपर ज़रूर क्लियर हो रहा है, सेकंड पेपर को देना है, ताकि सीसैट आप अच्छे से कर पाएँ। आई थिंक ये जो पूरा मेरी स्ट्रैटेजी थी वो मैंने अभी बता दी है प्रीलिम्स के लिए, और आई वुड लाइक कि आप सब जो है स्ट्रैटेजी को फॉलो करें और कोशिश करें कि सेल करें इस एग्ज़ाम के आगे के प्रोसेस को। थैंक यू।